बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो पेपर दे रहे हैं लोग, मेरी उन तमाम लोगों के लिए कामयाबी की दुआएं हैं। आप सब लोगों के लिए नेक ख्वाहिशात हैं। मेहनत करें और अपनी सीट हासिल करें। आप लोगों के साथ गो के एसडीओ का बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है और सिलेबस भी बहुत ज़्यादा था और है भी, और टेस्ट सीरीज़ में भी हम लोग चले गए हैं। लेकिन चूंकि मैंने आपसे प्रॉमिस कर लिया था कि मैं जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का एक्ट जो है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे वसूल किए जा रहे हैं, तो ये मैं आपको करवा दूंगा। क्योंकि मेन चीज़ यही है, हिस्ट्री तो आप कहीं से भी पकड़ के रटा वगैरह लगा सकते हैं, और रूल्स जो हैं वो सारे के सारे इसी एक्ट को फॉलो करेंगे और सेम टाइप की चीज़ें होंगी, आलमोस्ट इसी की एक्सप्लेनेशन होती है, तो वो भी आप कर सकते हैं। मेन चीज़ फिर ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट रह जाता है। तो इसके लिए मैं 2 दिन से इसको जो है ना काफ़ी स्टडी भी कर रहा था, क्योंकि हमेशा चीज़ें जो हैं वो पहले नहीं बंदे के माइंड में होती, और फिर हमने तैयारी करके ही आप तक चीज़ें आसान करके दरअसल लेके आनी होती हैं। तो आज हम इसका आगाज़ करते हैं। लाइव क्लास तो मुमकिन नहीं हो सकी, अब बाई पार्ट्स जो हैं इसको हम लेके आएंगे। जितने पार्ट्स आज मिल सके, फिर कल और फिर नेक्स्ट डे इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग जल्द ही आपको मुकम्मल प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आगाज़ करते हैं। द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925, ये 7th एक्ट था 1925 का। ये एक्ट किस लिए पंजाब में जो है वो बनाया गया? इसने कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज, किससे मुतलका? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मुतलका ये पंजाब में एक्ट जो है वो आया। प्रियम्बल है इसका, थोड़ी सी जो है वो एक्सप्लेनेशन दे दी जाती है इसके अंदर कि वेयर एज इट इज़ एक्सपीडियंट टू प्रोवाइड फॉर द फॉर्मेशन। अब जब मुनासिब है या ज़रूरी है, समझ लें कि फॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बनाना, रजिस्टर करना और रेगुलेट करना जब ज़रूरी है, और ये ताकि एक म्यूचुअल असिस्टेंस और सेल्फ हेल्प वगैरह जो एग्रीकल्चरिस्ट्स हैं या फिर दूसरे लोगों के साथ जो इकोनॉमिक या सोशल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए, लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर करने वाला जो मैटर है, उस सारे के लिए हम ये लॉ लेके आए। चैप्टर नंबर 1 है इसका, टाइटल इसका द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट। ठीक है, एक्सटेंट इसका क्या है? ये पूरे पंजाब में लागू होता है, और इसकी इन्फोर्समेंट डेट ये लिखी हुई है। डेफिनेशंस हैं इसमें, यानी इस एक्ट के अंदर कुछ अल्फाज यूज़ होंगे, उन अल्फाज का मतलब हम क्या क्या लेंगे। तो एक बेनिफिशियल ऑनर, कोई भी ऐसा बंदा जो सोसाइटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, बाई लॉ मीन्स लॉज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, यानी इस एक्ट से मुतल्लका जो कवानीन है या सोसाइटीज़ को बनाने से मुतल्लका जो बाकी कवानीन लागू होते हैं, उनको हम लाइव बाई लॉज कहते हैं। कमेटी मीन मैनेजमेंट कमेटी होगी सोसाइटी के अंदर, ये जो ग्रुप्स वगैरह बनाए जाएंगे, सोसाइटियाँ बनाई जाएंगी, मिसाल के तौर पे हाउसिंग सोसाइटी है। ठीक है, अब फाइनेंस बैंक क्या होगा? फाइनेंसिंग बैंक मीन्स अ सोसाइटी द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ विच, ऐसी सोसाइटी हो सकती है जिसका मेन मकसद है लोगों को लोन वगैरह देना। ठीक है, वो किसी काइंड में भी हो सकता है या फिर कैश में भी हो सकता है। काइंड फसल को कहते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट का वर्ड आएगा तो उसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब होगा। लोन आएगा तो लोन का मतलब कोई फाइनेंस, जो बैंकिंग ट्राइब्यूनल ऑर्डिनेंस 1984 में लोन की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक। ठीक है, इससे मिलते जुलते जो भी एक्सप्रेशन आएंगे उसका मतलब लोन ही होगा। मेंबर क्या होगा? कोई भी ऐसा बंदा जो ज्वाइनिंग इन द एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन के वक्त जो बंदा वहाँ पे
ज्वाइन करता है, सिग्नेटरी है, उसका सिग्नेचर करता है, ठीक है। और इस एक्ट के मुताबिक और बाई लाज जो हैं, इससे मुतल्लिका जो लाज हैं उनके मुताबिक जो बंदा रजिस्टर होता है उसको हम मेंबर कहते हैं, सोसाइटी के अंडर रजिस्टर होता है। ऑफिसर कौन होता है? चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, मेंबर ऑफ कमेटी, इनको हम ऑफिसर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेस्क्राइब्ड। प्रेस्क्राइब्ड का मतलब होता है मुजवज़ा, जो कवानी रूल्स वगैरह में चीज़ें तय होंगी या हुई होंगी वो। सोसाइटी मीन्स अ सोसाइटी, वही सोसाइटी, वही ग्रुप, वही एसोसिएशन जो रजिस्टर होती है म्यूचुअल कॉपरेशन के लिए इस एक्ट के अंडर। रजिस्ट्रार मीन ये एक ऑफिसर हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के डिपार्टमेंट या कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट इनको अपॉइंट करता है। रूल्स मीन वही रूल जो इस एक्ट के अंडर बनेंगे, ये वाला वर्ड जहाँ पे यूज़ होगा इसका मतलब इसके रूल्स की बात होगी। सेक्रेटरी कोऑपरेटिव, तो सेक्रेटरी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, उसको हम सेक्रेटरी कोऑपरेटिव्स कहेंगे। रिसोर्स सोसाइटी क्या होती है? अच्छा, यहाँ पे ना सोसाइटीज़ की कुछ जो है वो अकसाम भी बता दी जाएंगी। रिसोर्स सोसाइटी क्या होती है? जिसने मेंबर्स का जो क्रेडिट, गुड्स और सर्विसेज रिक्वायर करनी होती हैं, यानी रिसोर्स मैनेज करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोड्यूसर सोसाइटी क्या होती है? ये मैन्युफैक्चरर वगैरह की जो होती है, ठीक है। इन्होंने with the object of producing and disposing of goods as collective property, इनको सोसाइटी फाउंड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द कलेक्टिव डिस्पोजल ऑफ लेबर, लेबर वगैरह को भी यही मैनेज करते हैं प्रोड्यूसर्स। फिर कंज्यूमर सोसाइटी होती है। अच्छा, इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स आर टू परफॉर्मिंग सर्विसेज, ऊपर वाले में लेबर की बात आ गई, यहाँ पे गुड्स की डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह की बात आ गई, ठीक है। फिर हाउसिंग सोसाइटी क्या होती है? ये सोसाइटी मिलकर घर बनाती है लोगों के। जनरल सोसाइटी क्या होती है? जो इनके अंदर नहीं है, इसके अलावा किसी काम के लिए बन रही है, म्यूचुअल कॉपरेशन के लिए, तो उसको हम जनरल सोसाइटी कहेंगे। अगर कहीं पे ये ना पता चल रहा हो कि कौन सी सोसाइटी टाइप बन रही है किसी की, तो वो जो रजिस्ट्रार हैं वो फैसला करेंगे कि इस सोसाइटी की टाइप कौन सी है, तो उनका फैसला फाइनल होगा। A society is formed with the object of facilitating the operations of any one of the above class shall be classified as a society of that class. ऊपर जिस मकसद के लिए जिस ग्रुप के रिलेटिंग कोई सोसाइटी बनेगी, तो हम उस सोसाइटी को उस ग्रुप के रेलिवेंट सोसाइटी कहेंगे, ठीक है। उसके बाद है कि अ लिस्ट ऑफ ऑल सच सोसाइटीज सो क्लासिफाइड, जो जिनको हमने अभी ग्रुप वाइज किया हुआ है, शैल बी पब्लिश्ड एनुअली इन द ऑफिशियल गजट ऑफ दिस कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के। चैप्टर नंबर 2 है रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 4 है हमारा, द गवर्नमेंट मे अपॉइंट अ पर्सन टू बी रजिस्ट्रार। एक रजिस्ट्रार लगाएगी, सॉरी, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा। सबसे पहले हम रजिस्ट्रार की अपॉइंटमेंट देखते हैं। रजिस्ट्रार साहब को गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, ठीक है, किसी पोर्शन के किसी प्रोविंस के किसी पोर्शन में, यानी डिस्ट्रिक्ट वगैरह में समझ लें। एंड मे अपॉइंट अ पर्सन और पर्सन्स टू असिस्ट सच रजिस्ट्रार, तो उनके नीचे कोई असिस्टेंट रजिस्ट्रार भी लगाए जाएंगे जो अभी पेपर दे रहे हैं, बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, ठीक है, इनकी अपॉइंटमेंट होगी। 4A क्या कहता है? पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू इशू सर्च वारंट। देखें, अगर हमें कोई रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है, तो वो सोसाइटी जो है वो रिकॉर्ड फराहम नहीं करती, तो फिर पावर ऑफ रजिस्ट्रार है, CPC के अंडर उनको कंपेल कर सकती है, फिर उनको जो है वो सर्च वारंट जारी करके उनकी उन जगहों को जहाँ पे उन्होंने अपना सामान या उनकी हाउसिंग या जो कुछ भी है उनके ऑफिस को सर्च वारंट के साथ सर्च कर सकती है, ठीक है। अब ये पावर रजिस्ट्रार साहब को दी गई है। द पावर अंडर सबसेक्शन 1 शैल नॉट बी एक्सरसाइज बाय द रजिस्ट्रार फॉर
बिफोर सर्विंग, नोटिस के बगैर ये पावर इस्तेमाल नहीं होगी। सोसाइटीज़ विच में बी रजिस्टर्ड, तो कौन सी सोसाइटीज़ जो हैं वो रजिस्टर्ड होंगी, इनका थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसीजर बता दिया गया है, ठीक है। Subject to the provisions here and after contain a society which has as its object the promotion of the economic interest, promotion of the economic interest के लिए इंटरेस्ट जिनका मकसद है, ऐसी सोसाइटी अकॉर्डेंस विद कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स है, आर अ सोसाइटी इज एस्टैब्लिश्ड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ फैसिलिटेटिंग द ऑपरेशन ऑफ सच सोसाइटी, और उसको इस एक्ट के अंडर जो है वो रजिस्टर किया गया है। अब आगे ज़रा चीज़ें देख लेते हैं कि मामला किस तरह इस सोसाइटी के चलेंगे। लाइबिलिटी ऑफ ए सोसाइटी ऑफ विच अ मेंबर इज़ अ सोसाइटी शैल बी लिमिटेड। एक सोसाइटी है ए, एक सोसाइटी है बी। ए सोसाइटी बड़ी सोसाइटी है जी 200 मेंबर वाली, बी सोसाइटी जो है 10 मेंबर वाली, ये इसका मेंबर बन गई है, यानी सोसाइटी मेंबर है किसी और सोसाइटी की, ठीक है। तो उसके जो लिमिटेड हो जाएगी लाइबिलिटी, ठीक है। इफ़ अ सोसाइटी इज़ अ मेंबर ऑफ अनदर सोसाइटी, दैट सोसाइटी, अब ये सोसाइटी इसका मेंबर है तो ये अपना यहाँ पे डायरेक्टर वगैरह जो है ये भी नॉमिनेट करेंगे, ठीक है। डायरेक्टर जो हैं इसमें जो नॉमिनेट हुए हैं, नेचुरल पर्सन होगा, वो आगे कोई ग्रुप नहीं हो सकता, वो एक बंदा होगा, ठीक है। और फिर एक सेक्रेटरी साहब होंगे सोसाइटी के, वो अपने रिकॉर्ड के ज़िम्मेदार होंगे। फिर उसके बाद रजिस्ट्रार साहब जो हैं वो अपना रिकॉर्ड जो सोसाइटीज़ का इकट्ठा किया जाएगा उसको मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट है अदर देन एज सेट आउट इन सब सेक्शन, ऊपर जिन बातों का तज़किरा नहीं हुआ, नो डायरेक्टर शैल नॉमिनेट ऑन हिज बिहाफ अ मेंबर और डायरेक्टर टू परफॉर्म द मेंबरशिप राइट्स ऑन हिज बिहाफ। कोई जो है डायरेक्टर किसी और को अपने बिहाफ पे फंक्शंस परफॉर्म करने का राइट नहीं देगा। द लाइबिलिटी ऑफ ए सोसाइटी ऑफ विच द प्राइमरी ऑब्जेक्ट इज टू क्रिएशन ऑफ फंड्स, ये जो सोर्सेज वगैरह वाली या लोन वगैरह जिनको देना है, जिन्होंने देना है लोगों को, एंड ऑफ विद द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर आर एग्रीकल्चरिस्ट, जिसमें ज़्यादातर एग्रीकल्चरिस्ट हैं, और जो फंड क्रिएट करने वाली सोसाइटी है वो शैल बी अनलिमिटेड एंड द मेंबर ऑफ सच सोसाइटी शैल ऑन इट्स लिक्विडेशन बी जॉइंटली, जब वो ख़त्म होगी तो वो सारे के सारे लोग उसकी तमाम तर जो एसेट्स हैं या लाइबिलिटीज़ हैं उसके ज़िम्मेदार होंगे या उनके हिस्से में आएगी। प्रोवाइडेड फर्दर दैट व्हेन द क्वेश्चन वेदर द लाइबिलिटी ऑफ ए सोसाइटी इज़ लिमिटेड, जब देखा जाए, देखिए लिमिटेड और अनलिमिटेड की बात है ना, तो अनलिमिटेड उन्होंने कहा है कि जो सारे के सारे एग्रीकल्चरिस्ट होंगे और वो फंड क्रिएट करेंगे तो उनकी लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होगी, ठीक है। और सोसाइटी विद इन द सोसाइटी के लिए उन्होंने इसको लिमिटेड कर दिया। नेक्स्ट है, जहाँ पर पता ना चले कि लाइबिलिटी किसी की लिमिटेड है, महदूद है, किसी एक्सटेंट तक है या फिर एंड तक वो लाइबल हैं, हर चीज़ के ज़िम्मेदार हैं, इस चीज़ का फैसला रजिस्ट्रार साहब करेंगे जब वो रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है, सोसाइटी की। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंटरेस्ट ऑफ मेंबर ऑफ सोसाइटी विद लिमिटेड लाइबिलिटी एंड शेयर कैपिटल। ये कुछ उन्होंने बता दिया है कि किसी भी बंदे का 1/5 शेयर हो सकता है, ठीक है। तो बाकी उन्होंने ये कैपिटल की बात भी कर दी है कि जो इन्वेस्टेड कैपिटल है किसी भी अदर सोसाइटी के लिए 2 लाख होगा मिनिमम, हाउसिंग सोसाइटी के लिए जो है वो 5 लाख होगा, और जहाँ पर गवर्नमेंट किसी सोसाइटी का मेंबर बन रही है तो उसके लिए ये फंडिंग वगैरह की लिमिट नहीं होगी। उसके बाद है कंडीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, जनरल सोसाइटी 10 मेंबर होंगे एटलीस्ट, प्रोड्यूसर सोसाइटी 50 मेंबर होंगे एटलीस्ट, हाउसिंग सोसाइटी 100 मेंबर होगा एटलीस्ट, और रेजिडेंस रूल्स वगैरह जो हैं वो भी लगेंगे, ठीक है। बैंकिंग सोसाइटी जो होगी उसका मिनिमम कैपिटल 20 मिलियन है,
अच्छा, नेम रूल, किसी का भी जब हम नाम रखेंगे तो उसके एंड पे, नाम के एंड पे लिमिटेड मस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये ऊपर वाली चीज़ें यही हैं, आप रीड कर लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया। एलिजिबिलिटी फॉर मेंबरशिप, तो सोसाइटी का मेंबर कौन हो सकता है? कोई भी ऐसा पर्सन जो 18 साल का हो, साउंड माइंड हो, सॉल्वेंट हो, यानी अगर उसने कहीं पे कोई कर्जा लिया तो वापस किया हो, ठीक है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का एलिजिबल मेंबर होगा। और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ये कोई कॉरपोरेट या फिर कंपनी हो सकती है। पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू डिसाइड सर्टन क्वेश्चन, जो क्वेश्चन होंगे किसी भी चीज़ के हवाले से उनको जो है वो कंक्लूड करने की पावर रजिस्ट्रार साहब को दी गई। इफ़ एनी क्वेश्चन अराइजेज एज टू वेदर फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट अ पर्सन इज एन एग्रीकल्चरिस्ट और नॉट, या फिर एज टू विच पटवार सर्कल ही इज़ रेजिडेंट, या फिर वो इस पटवार सर्कल का रेजिडेंट है या नहीं, तो ये रजिस्ट्रार साहब फैसला कर फरमाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन जो भी होगा उसकी फाइनलिटी रजिस्ट्रार साहब, यानी इनका फैसले के आगे कोई अपील नहीं। फिर एप्लीकेशन का प्रोसेस आ जाता है आगे। फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एप्लीकेशन टू रजिस्टर शैल बी मेड टू द, देखें रिटर्न एप्लीकेशन होगी, राइटिंग स्पेसिफाइंग द एड्रेस ऑफ इट्स प्रपोज्ड रजिस्टर्ड ऑफिस सोसाइटी का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये है कि जितने मेंबर्स की तादाद है ना, उतने लोगों ने साइन करने, यानी ये प्रोड्यूसर के लिए उन्होंने रखा था कितना, 100, अब प्रोड्यूसर 50 है, 100 हाउसिंग सोसाइटी के लिए है, ठीक है, और बाकी कैटेगरी के लिए भी अलग नंबर दिया हुआ है। प्रोवाइडेड दैट द कंडीशन एज टू द मेंबर ऑफ पर्सनस shall not be applicable in case where at least one of the proposed member is a society। तो ज़ाहिर है अगर 90 मेंबर्स हैं और एक सोसाइटी आ गई है, उस सोसाइटी में 20 मेंबर हैं, तो ज़ाहिर है फिर ये एक्सीड हो जाएगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली फिर हम ये नहीं कहेंगे कि वो 100 पूरे करें, कम ज़्यादा भी थोड़े बहुत हो सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है कि जब कंपनी रजिस्टर होगी तो अगर वो ज़ाहिर हाउसिंग वगैरह से मुतल्लिका है, तो पाकिस्तान का जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है उसके मुताबिक उन्होंने वहाँ से जो भी मुतल्लिका इदारा है एनवायरमेंट का, वहाँ से भी अप्रूवल लेनी है और वो कापी साथ लगानी है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। और फिर और क्या क्या होगा, फिजिबिलिटी रिपोर्ट होगी, फाइनेंशियल वायबिलिटी की, उसके बाद एक्सप्लेनेशन। फाइनेंशियल वायबिलिटी शैल इंक्लूड अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंसेस रिलेटिंग टू द एक्सपेक्टेड बिजनेस टर्नओवर द ऑफ द सोसाइटी का कितने पैसों के लिहाज से काम भी होगा, वो भी सारा। अब ये थोड़ा सा इसकी समरी है। रजिस्ट्रार एप्लीकेशन लेंगे, मैंडेटरी फाइलिंग है इसकी रिटर्न, और ऑफिस एड्रेस मस्ट होगा, प्रोड्यूसर का 100 नंबर मस्ट है, हाउसिंग का ये और अदर का 10 लोग मस्ट हैं। अगर कोई सोसाइटी किसी सोसाइटी का मेंबर बन जाती तो ये नंबर फिर मस्ट नहीं है, थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है। एनवायरमेंटल अप्रूवल, अगर इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट के ऊपर सोसाइटी का, फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी मस्ट है। अच्छा, कैपिटल प्रूफ भी आपने देना है, और रजिस्ट्रेशन की फ़ीस भी जो है वो 500 बताई गई है, वो भी आपने देनी है। बाई लाज जो उसके ऊपर लग रहे हैं, अदर लाज ऑफ द सोसाइटी मीन मुआशरा है, अब वो सोसाइटी मीन ग्रुप नहीं है, वो भी आपने लगाने। और मेंबर्स की इंफॉर्मेशन जो प्रेस्क्राइब्ड है, वो भी नाम वगैरह या उनके एड्रेस वगैरह, उनका पटवार सर्कल, वो अपनी मस्ट एप्लीकेशन के साथ लगाना है। और एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन, अच्छा, ये हाउसिंग सोसाइटी सबमिट डेवलपमेंट प्लान भी आपने 1 साल का देना है, सॉरी 1 साल के अंदर अंदर देना है कि आप हाउसिंग सोसाइटी को किस तरह डेवलप करेंगे। और अगर आप ये सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करेंगे जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो रजिस्ट्रार साहब जो हैं वो डी रजिस्टर कर सकते हैं आपकी सोसाइटी को, और फीस जो है वो रजिस्ट्रार के अकाउंट में या जो प्रेस्क्राइब्ड अकाउंट होगा उसमें जमा होगी, उसकी स्लिप भी साथ लगेगी। ये सारी चीज़ें ये लिखी हुई हैं। और नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रजिस्ट्रेशन। द रजिस्ट्रार इज इफ द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड दैट अ सोसाइटी हैज़ कंप्लाइड विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, उन्होंने कंप्लाई कर लिया है, मान ली हैं सारी बातें, चीज़ें जमा करवा दी हैं,
तो उस लिहाज से वो एक्ट के अंडर और बाई लाज को देखते हुए कोई चीज़ कंट्रेरी तो नहीं है इस सोसाइटी की, उसको रजिस्टर कर देंगे। एविडेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है? रजिस्ट्रार साहब एक सर्टिफिकेट जारी करेंगे। एनुअल जनरल मीटिंग और एनुअल स्पेशल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है? एवरी सोसाइटी शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months आफ्टर द डेट फिक्स्ड फॉर मेकिंग अप इट्स अकाउंट, अपने अकाउंट के मेकअप के लिए, अपने अकाउंट की जांच के लिए जो वो देते हैं डेट, उससे विद इन अ पीरियड, उस डेट से 90 दिन के अंदर अंदर वो जनरल मीटिंग बुलाएंगे। और स्पेशल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग तो ये होगी ना, साल में एक बार होगी, बजट के लिहाज से जो होती है मीटिंग उससे पहले होगा। और दूसरी स्पेशल जनरल मीटिंग क्या हो सकती है? स्पेशल जनरल मीटिंग बी कॉल्ड एनी टाइम बाय द मेजॉरिटी, वो जो 50% से ज़्यादा लोग मेंबर हैं सोसाइटी के वो बुला सकते हैं, ठीक है। कॉल्ड विद इन 1 month। उसमें क्या तरीकाकार है? ऑन द रिक्वेजिशन एंड राइटिंग 1/5 ऑफ द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। एक तो ये मेजॉरिटी वाला ऑप्शन लिखा हुआ है, 2 ऑप्शन और भी लिखे हुए हैं कि अगर रिटन, वैसे तो यह है कि मेजॉरिटी जो है वो स्टांस जारी करे किसी भी मीटिंग में या किसी भी जगह पे बैठ के कि जी मीटिंग होनी चाहिए किसी भी तरीके से। दूसरा ये कि 1/5 लोग रिक्वायर करें, रिक्वेजिशन बनाएं, ठीक है, या फिर रजिस्ट्रार साहब कहें तो फिर भी स्पेशल जनरल मीटिंग हो सकती है। चेंज ऑफ नेम इट्स इफेक्ट, किसी भी सोसाइटी का जो नाम चेंज होगा ना, उसके लिए आपने रेजोल्यूशन पास करनी है जनरल मीटिंग में या स्पेशल मीटिंग में, और रजिस्ट्रार साहब ने उसकी अप्रूवल देनी है। फिर नाम चेंज हो जाएगा सोसाइटी का, कोऑपरेटिव सोसाइटी का, और कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम चेंज होने से उसकी लायबिलिटी, उसके एसेट, किसी चीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद अमलगमेशन एंड डिवीज़न ऑफ सोसाइटी है। 2 सोसाइटीज़ आपस में मिल भी सकती हैं, एक सोसाइटी 2 में तकसीम भी हो सकती है, ठीक है। इसके लिए देख लें 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट हो, वोटिंग हो, तो मर्जर के लिए या डिवीज़न के लिए जो क्रेडिटर्स होते हैं, पैसे देने वाले लोग होते हैं सोसाइटी के, उनकी कंसेंट चाहिए, फिर अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार चाहिए, फिर डिवीज़न होगी, और डिवीज़न से एक सोसाइटी जो है वो पुराना नाम अडॉप्ट करेगी, ठीक है, और दूसरी सोसाइटी जो है वो न्यू नेम रजिस्टर करवाएगी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के साथ। अच्छा, ये हो गया। और मर्जर ऑफ ए सोसाइटी इन कंपनी, देखें इसका तरीकाकार, कंसेंट हो गई क्रेडिटर्स की, अप्रूवल हो गई रजिस्ट्रार की, फिर नोटिस दिया जाएगा किसी अखबार में, फिर स्पेशल जनरल मीटिंग होगी। देखें, नोटिस दिया जाएगा कि आ जाएं, हम मीटिंग करना चाहते हैं, हमने मर्जर करना है या डिवाइड करना है कंपनी को या सोसाइटी को, ठीक है। रेजोल्यूशन पास होगी 2/3 से, 2/3 से रेजोल्यूशन पास होगी। और स्कोप मीन इसका ये स्कोप नहीं होगा कि एक कंपनी जो है वो डिवाइड हुई है तो किस लिहाज से डिवाइड हुई है, उसका कोई हिस्सा अनडिवाइडेड रह गया है, या फिर मर्ज करते हुए कोई हिस्सा मर्ज नहीं हो सका, नहीं, वो मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो रही है तो डिवाइड होगी, मुकम्मल तौर पे मर्ज हो रही है तो मर्ज होगी, ठीक है। इन सारी जो है फुलफिलमेंट के बाद बाकायदा तौर पे एक सर्टिफिकेट जारी होगा, सर्टिफिकेट जारी होगा कि जो कॉरपोरेट या बॉडी या कंपनी या सोसाइटी है उसके सारे के सारे जो फंड्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, एसेट्स हैं, वो न्यू, अगर तो 1-2 में तकसीम हो रही है तो उनको 50-50% चला जाएगा, या अगर 2 1 में आ रही तो दोनों के फंड मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अमेंडमेंट ऑफ द बाई लॉज ऑफ अ सोसाइटी। बाई लॉज मीन मुतलका कवानीन जो माशरे में लागू हो रहे हैं, उनकी कापी भी सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के बाद साथ लगती है। तो अगर देखा जाता है कि कोई और कानून भी सोसाइटी के साथ मिलता है तो उसको भी हम फॉलो कर रहे हैं, या कोई ऐसा कानून जो फॉर टाइम बीइंग था, ख़त्म हो गया, तो उसको हम निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए हम फिर अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रार साहब को। रजिस्ट्रार साहब अगर सेटिस्फाई होते हैं तो वो आपके जो बाई लॉज हैं उनकी अमेंडमेंट की इजाज़त दे देते हैं, ठीक है।
और उसके बाद वो सर्टिफाई कर देते हैं, शैल इशू टू द सोसाइटी ए कॉपी ऑफ द अमेंडमेंट सर्टिफाइड बाई हिम विच शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस। वो पक्का एक सबूत होगा कि जो बाई लाज हैं उनकी अमेंडमेंट हो चुकी है, कोई नया लॉ ऐड करवाना था, कोई निकालना था, वगैरह वगैरह। पावर ऑफ द रजिस्ट्रार टू अमेंड बाई लाज। तो इसके अलावा भी अगर रजिस्ट्रार साहब चाहते हैं, इफ़ द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड दैट द बाई लॉज ऑफ सोसाइटी आर इनकन्सिस्टेंट, उनको लगता है एंड लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, कोई चीज़ थी किसी वक्त के लिए अब वो नहीं है, और इट इज़ नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एंड इट्स मेंबर टू मेक अमेंडमेंट, खुद भी अगर वो चाहें तो वो अमेंडमेंट बाई लाज में कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ही में बाई मीन्स ऑफ अ नोटिस वो उनको रीज़न बताएंगे, ठीक है। ब्रिंग द फैक्ट टू द नोटिस ऑफ द सोसाइटी, वो हकायक लेकेंगे उनके सामने, एंड एडवाइज द सोसाइटी 60 डेज़ में वो कहेंगे कि बाई लाज अपने अमेंड करवा लें, बाई लाज रिलेटेड लाज। इफ़ द सोसाइटी फेल्स, अगर सोसाइटी ऐसा नहीं करती तो वो जो रजिस्ट्रार साहब हैं अपनी तरफ से फ़ैसला कर देंगे, डायरेक्टली अपनी तरफ से फ़ैसला नहीं करेंगे, पहले उनको 60 दिन का टाइम देंगे, नहीं तो फिर वो खुद उनको आफ्टर गिविंग द सोसाइटी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, उनको एक बार फिर बुलाएंगे कि देखें आपको हमने 60 दिन का टाइम दिया था, आपने बाई लॉ के अमेंडमेंट के लिए अप्लाई नहीं किया। तो अगर वो फिर भी नहीं आते, फिर इधर से रजिस्ट्रार साहब हुक्म जारी फरमा सकते हैं कि ये मैंने अमेंड कर दिया। एन अपील शैल लाई टू सेक्रेटरी कोऑपरेटिव, यहाँ पे अपील जो है वो 60 दिन के अंदर होगी सेक्रेटरी कोऑपरेटिव्स के सामने, अगेंस्ट किसके, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव्स के।